हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का। आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेमेस्टर 1 में जो पहला यूनिट होता है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस तरीके के थ्योरी हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, उसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं। अगर मैं एक तरह का बताऊँ तो इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि फायर से पूछे जाते हैं, जो आपके जो सेफ्टी साइंस होते हैं उससे पूछे जाते हैं, जो पहला ही आपको सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेफ्टी साइंस से। ठीक है, साथ ही साथ कुछ मेथड पूछे जाते हैं, जैसे मेथड का मतलब होता है कि सेफ्टी के लिए जो 5 रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पीडीएफ लिया है निमी क्वेश्चन बैंक से, और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट वन के पहला जो यूनिट है, पहला जो चैप्टर है सेफ्टी प्रैक्टिस, उसमें से क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसका आज ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर एक साइन दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्लस का साइन गिवन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इस सुरक्षा जो चिन्ह है उसका नाम क्या है। तो आपने कई तरह के सुरक्षा चिन्ह के बारे में पढ़ा होगा, वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन, इन्फॉर्मेशन साइन। इन चारों साइन में से हर एक साइन का एक अपना पहचान होता है, एक अपना चिन्ह होता है, अपना एक बैकग्राउंड कलर होता है, एक हाईलाइट कलर होता है। आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी इस यूनिट का थ्योरी पोर्शन भी लेके आने की, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये जो साइन होता है ये मोस्टली इन्फॉर्मेटिव टाइप का साइन होता है, सूचना के लिए बताया जाता है कि ये जो है अस्पताल है, यहाँ पर फर्स्ट एड या फिर यहाँ पर जो है हमारे पास हॉस्पिटल की सुविधा या फिर मेडिसिन की सुविधा जब दी जाती है तो इस तरह का प्लस साइन दिया जाता है। तो ये सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो ये पहले सवाल का आंसर हो जाएगा डी, सूचनात्मक चिन्ह। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड को देखते हैं। व्हाट इज़ अ स्मूथरिंग इन स्ट्रेंगाइजिंग ऑफ फायर। इसमें पूछा गया है कि अग्नि का समन क्या होता है। ठीक है, हम लोग फायर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि फायर के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो हम लोग जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो ट्रायंगल से हम लोग पढ़ते हैं, इस त्रिभुजाकार आकृति से पढ़ते हैं कि आग लगने के कुछ कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण होता है कि ऐसा वस्तु होना चाहिए जो आग लगने के जिसमें आग लग सके। ओके, दूसरा जो होता है वो होता है ऊष्मा, ईंधन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ईंधन। ओके, और तीसरा जो होता है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है किसी भी वस्तु में आग लगने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या चीज़ के नहीं प्रेजेंट होने की वजह से, किस चीज़ के कारण, किसको अगर अगर अलग कर दें हम तीनों ऑब्जेक्ट में से, जिससे कि हमें आग लगने वाली जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिले। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा, इन तीनों में से कौन सी चीज़ें अलग करें। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन लिखा है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या फिर अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ऑप्शन हमारा डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरे पे चलते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्मोकिंग, धूम्रपान, कंपन, क्षरण और रेडियो सक्रियता। ये चार ऑप्शन में से आपका वाइब्रेशन जो है क्या होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल हैजार्ड्स होती है। वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वाइब्रेशन की वजह से जो भी वाइब्रेट करने वाली वस्तु है, जैसे खासकर अगर वाइब्रेशन की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिशियन के टर्म में जाऊँ तो वाइब्रेशन एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है। जब हम मशीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उसमें अगर वाइब्रेशन होगी तो सिंपल सी बात है, वाइब्रेशन क्या करेगी, लाइफ को कम करेगी, जो भी कोर मटेरियल या फिर जो भी स्टेटल मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली इस वजह से समझ सकते हैं। तो वाइब्रेशन एक फिजिकल हानि होती है, एक भौतिक हैजार्ड होती है। ओके, आगे चलते हैं तो चौथा सवाल देखते हैं। इसमें इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या होता है। अब ये जो है आपको दिया गया है ऑप्शन, ये किसके टर्म्स में होगा। तो हम लोग फायर जो एक्सटिंग्विशर, अग्निरोधक जो यूज़ करते हैं, एक बॉटल यूज़ करते हैं अग्निरोधक, है ना। अगर मैं आपको उसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये किस टाइप का रहता है, एक बॉटल होती है इस तरीके की। ठीक है, ये, और जिसमें ये लीवर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से ये होज जाया रहता है जो यहाँ से कनेक्टेड होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको ऑपरेट करने के क्या तरीके होते हैं, यही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। इसमें आपको दिखना है, पहले खींचना होता है लीवर को खींचना होता है। देन उसके बाद जो भी जगह जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर निशाना साधना होता है। उसके बाद ये लीवर को घुमा के उसको एक्सटर्नवाइज फायर को बुझाना होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल बोलता है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है बता रहा है। तो हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। मैंने कहा थ्योरी में हम लोग सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें 5S कॉन्सेप्ट आता है, 5S प्रिंसिपल आता है। 5S के अकॉर्डिंग 5 चीज़ें होती है, जिसमें कहा जाता है कि पहला जो होता है वो होता है शॉर्ट, दूसरा जो होता है वो होता है सेट इन ऑर्डर। ठीक है, सेट इन ऑर्डर। थर्ड जो होता है वो होता है शाइन,
इसका मैं जब थ्योरी पढ़ाया जाएगा तब मैं और अच्छे से बताऊंगी। और ये फोर्थ जो टर्म होता है वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और साथ ही साथ फिफ्थ जो होता है वो उसका मतलब होता है सस्टेन, ओके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कौन सा हमने अभी देखा है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन और स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जो ये स्टैंडर्डाइज है वो कौन सा स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप होता है, ओके। आगे चलते हैं सिक्स में, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग द वायर हुक्स एंड द लूप्स। वायर का हुक बनाने के लिए, लूप बनाने के लिए किस टाइप के प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिक्स का हो जाएगा सी, और सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा राउंड नोज प्लायर। क्या आ जाएगा, राउंड नोज प्लायर, ओके। फिर उसके बाद आगे देखते हैं सातवां सवाल पूछता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर। पिंसर का क्या प्रयोग होता है। पिंसर का प्रयोग होता है, सातवें का ऑप्शन हो जाएगा सी। पिंसर एक तरह का लकड़ी में से पिन व कीड़े निकालने वाला जो एक तरह का आपने देखा होगा। हमारे पास क्या होता है कि एक हथौड़ा होता है, हैमर होती है, जिसमें इस तरह का एक डायग्राम से मे भी आप समझ पा रहे होंगे, इसी को पिंसर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरह का हथौड़ा होता है जिसमें हम कील को ठोक सकते हैं और दूसरा में से कील को बाहर निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे लकड़ी में से पिन और कीले निकालने के लिए जो चीज़ प्रयोग में लाई जाती है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंसर बोलते हैं, राइट, ओके। नाउ आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल में पूछा गया है इस सुरक्षा युक्ति का क्या नाम है। यहाँ पर एक साइन दिया गया है, जैसे सामने पहले सवाल में जिस तरीके से एक साइन दिया था वैसे ही एक चिन्ह दिया गया है। उसमें पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो ये जो रहता है इसका नाम होता है, ये जो साइन है ये मैंडेटरी के लिए है। ये जो पहला जो साइन होता है वो मैंडेटरी साइन के लिए है, आवश्यक चिन्ह के लिए है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 पूछते हैं कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगी। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी, ठीक है। हमारे पास मैंने कहा कि जो डिफरेंट टाइप के सेफ्टी सूचक होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जो हम लोग चिन्ह यूज़ करते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं वार्निंग चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह जो मैंडेटरी होती है। कुछ जो होती है वो आपको सूचनाएं देगी, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 कैटेगरी के आपके चिन्ह होते हैं, जिसमें से पूछा गया है कि ये कौन सी कैटेगरी होती है जिसका बैकग्राउंड कलर, ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसके बैकग्राउंड कलर का रंग जो होता है वो वार्निंग साइन का बेसिक होता है, काफ़ी बेसिक होता है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। वार्निंग साइन के जो भी वार्निंग साइन होता है उसके बैकग्राउंड का कलर क्या होता है। अब मैं आपको अच्छे से बताऊं तो पहले आप देख लेते हैं। हम 4 कैटेगरी के चिन्ह पढ़ते हैं। एक होता है निषेधात्मक चिन्ह जिसको प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं। प्रोहिबिटिव साइन में क्या होता है कि जैसे नो स्मोकिंग का आपने चिन्ह देखा होगा। तो एक सिगरेट, ऐसे कुछ सिगरेट रहता है जिसमें राउंड रहती है और उसको ऐसे काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, प्रोहिबिटिव या निषेधात्मक चिन्ह कहलाता है, राइट। अब इसमें इसका बैकग्राउंड कलर की बात करूँ तो ये जो सर्कल रहती है वो रेड कलर की रहती है, और ये जो बाहर अंदर वाला जो साइन रहता है वो रहता है वाइट कलर का, राइट, ओके। नाउ दूसरा टाइप का जो साइन होता है वो होता है मैंडेटरी, जिसको बोलते हैं हम लोग अनिवार्य साइन। अनिवार्य साइन जो होता है वो होता है, एक मिनट, अनिवार्य साइन जो होता है वो होता है रेड कलर का, सॉरी, अनिवार्य साइन जो होता है वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। जिसमें ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड मतलब ये पूरा गोला जो है ब्लू कलर का रहेगा, और इसमें जो भी साइन रहता है वो जो रहता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। वो वाइट कलर में, सफ़ेद कलर में पुता हुआ रहता है। जैसे कि देखिए सफ़ेद कलर में होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ईयरफोन लगा के ना चले, या फिर फुटवियर प्रोटेक्शन यूज़ करे, ग्लव्स का प्रोटेक्शन यूज़ करे। तो उस टाइप के यहाँ पे जब साइन बने हुए होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ग्लव्स का साइन है मान लो, है ना, तो इस तरीके का जो साइन रहता है वो अनिवार्य वाला रहता है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड याद रखेंगे। इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लू होता है, लेकिन जो भी साइन बनी रहती है वो व्हाइट में बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा होता है वार्निंग साइन, जिसके बारे में ये सवाल है। वार्निंग साइन क्या रहता है, वार्निंग साइन याद रखिएगा। वार्निंग साइन सबसे पहली बात तो ट्रायंगल होती है। वार्निंग साइन जो है ट्रायंगल में बनाया जाता है, और वार्निंग साइन का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो येलो कलर में होता है, पीले कलर में होता है। और जो साइन बनाई जाती है, जैसे कि डेंजर का है, या फिर हम लोग शॉक या फिर रिस्क ऑफ फायर, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर डेंजर का साइन लगा हुआ होता है, मान लो यहाँ पे इस तरीके से डेंजर का जब साइन लगा हुआ होता है वो किस में बना होता है, वो ब्लैक कलर में बना होता है, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड का कलर पूछा है, तो आप बताइए बैकग्राउंड कलर कौन से कलर में आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। 9th का क्या आ जाएगा, सी, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं 10वें में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछता है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हेलोन टाइप। अगर अलग अलग कैटेगरी, तो हमारे पास आग लगने की अलग अलग कैटेगरी होती है। देखिए कई सारे श्रेणी के आग होते हैं, कई सारे क्लास के आग होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास टी। तो यहाँ पे देखिए जिस श्रेणी का आग होता है उस श्रेणी के एक्सटिंग्विशर यूज़ किए जाते हैं। उसमें जो
मतलब जो भी अग्निशमन यंत्र होता है उसमें जो भी केमिकल यूज़ किया जाता है उसी के हिसाब से किया जाता है जिस श्रेणी का आग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलोन जो यूज़ करते हैं, हेलोन टाइप का यूज़ करते हैं, वो जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहती है, इलेक्ट्रिकल से लगने वाली या विद्युत से लगने वाली आग जो रहती है उसको बुझाने के लिए हेलोन टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद अब देखते हैं अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। जब हम लोग वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी हमारे पास वेस्टेज निकलता है उसका ट्रीटमेंट जब करते हैं, है ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस जो करता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है जो मेथड, वो मेथड कौन सा होता है ये पूछा गया है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका मतलब होता है भस्मीकरण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, भस्मीकरण और अपशिष्ट संग्रहण करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भस्मीकरण ही इकलौता तरीका हो सकता है जिसमें से ऊष्मा का यूज़ होगा, या ऊष्मा जिसमें से निकल सकती है, ऊष्मा जिसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। 12वां का अगर 12वां देखते हैं, 12वां में पूछा गया है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? धुएं से। तो धुएं से बचने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? धुएं से बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नाक कवच, क्योंकि मोस्टली धुएं की प्रॉब्लम जो है नाक को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 सवाल पूछता है BIS। BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हमको पता है यहाँ पर BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूछा गया कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो भार उठाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाएगा? भार उठाने के लिए प्रयोग किया जाएगा विंच या फिर विंच या फिर क्रेन, क्रेन या फिर क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, लेयर्स, रोलर्स और मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हमको पता है कि क्रेन जो है भारी सामान उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, 15वां में चलते हैं। पूछा गया है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। स्टार्विंग मतलब क्या होता है? आग बुझाने के टाइम पे ये स्टार्विंग वर्ड जो यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। फायर से मतलब आग से जब हम लोग फ्यूल को अलग करते हैं, ठीक है, जो भी फ्यूल रहती है उसको अलग करते हैं, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। सॉरी, यहाँ पर क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, ठीक है। तो जो भी फ्यूल है हमारे पास उसको हम लोग जब फ्यूल एलिमेंट को हम लोग जब आग से अलग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्विंग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16 में चलते हैं। इसमें पूछा है कि पीपीई का नाम क्या होता है। पीपीई का काम क्या होता है, एक्चुअली नेम ऑफ द पीपीई, पीपीए का नाम क्या होता है, पीपीई होता क्या है असल में। इस क्वेश्चन का इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फेस इट। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। कौन सा डिस्पोजल मेथड है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी बचत करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिसाइकलिंग, ठीक है। रिसाइकलिंग जो है इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड, किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन की विधि का उपयोग किया जाता है पीड़ित के लिए जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो दो तरह का मेथड यूज़ करते हैं, सेफर और सेल्वेस्टर मेथड। ये सेफर और सेल्वेस्टर, वैसे तो माउथ रेस्पिरेशन या फिर जो व्यक्ति विद्युत के झटकों की वजह से, विद्युत शॉक की वजह से घायल हो चुका है उसके लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन जिसकी छाती या फिर पेट में चोट लगी होती है उसके लिए स्पेशल मेथड का प्रयोग किया जाता है जिसमें से सेफर और सेल्वेस्टर मेथड को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका अगर छाती और पेट दोनों में ही चोट लगी हुई है, छाती पेट में चोट लगी होती है, तो हम क्या करते हैं, नेल्सन की विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पे नेल्सन की भुजा के ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। संक्रमण का जो कारण है किस व्यवसाय के कारण होता है, या किस तरह के व्यावसायिक स्वास्थ्य के कारण संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का बी, बायोलॉजिकल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बायोलॉजिकल हैजार्ड। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल। ये सामने चित्र दिख रहा है, इस टूल का उपयोग क्या होता है। तो इस टूल का उपयोग होता है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। ये जो है एक टाइप का, आपने पीछे हमने एक औजार के बारे में पढ़ा था, ये भी वही काम करता है, कीले बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है उसको कैसे पहचान सकते हैं, तो कैसे पहचान सकते हैं, अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स। जिसको दिल का दौरा पड़ता है उसके लिप के चारों ओर नीले कलर का रंग दिखाई देता है, इससे हम उसका पहचान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है इस औजार का नाम क्या होता है। तो इस औजार का नाम होता है, इसका डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, डायगोनल कटिंग प्लायर। ओके, नाउ आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। ये जो देखो सेफ्टी साइन मैंने बताया है, डिफरेंट कैटेगरी का सेफ्टी साइन बताया है, जिसमें से क्या होता है, ये किस तरीके का दिख रहा है, ये दिख रहा है चेतावनी दिख रहा है, निषेधात्मक, सूचनात्मक, एक तरह का ये क्या है, मैंडेटरी साइन है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा बी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। लो आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंज्योर्ड पोर्शन, ठीक है।
हम कोशिश कर सकते हैं कि ब्लड को रोकने की, एक आर्टिफिशियल प्रेशर लगा के उस जगह को दबाव डाल के हम दबाव डाल के उसे बांधा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी भी विद्युत शॉक लगने के कारण पीड़ित है, साथ ही साथ विद्युत से अभी भी कनेक्टेड है, तो इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए हम लोग ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। पावर सबसे पहला काम जो रहता है वो रहता है जब भी शॉक किसी को लगता है तो पावर सप्लाई हमें ऑफ कर देनी होती है, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं कि ये जो चिन्ह लिखा है वो चिन्ह किसका है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये आप लोग कभी भी देख सकते हो, कभी भी कहीं रोड के किनारे भी आप देख सकते हो, तो ऐसा साइन जो रहता है वो किसके लिए रहता है, पैदल क्रॉसिंग के लिए रहती है। आगे दिखाइए, यदि पीड़ित के सर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सिर में चोट लग रही है तो उस टाइम पर जो जो गोल्डन आवर्स फॉर द विक्टिम रहता है वो क्या होता है, तो ये होता है उसको बचाने के लिए। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि उसको बचाया कितने टाइम पीरियड में उसको बचाया जा सकता है। तो ये पहला 30 मिनट जो होता है ना, वो ऐसा रहता है जिसमें कोशिश किया जाता है कि उसको ज़्यादा नाजुक स्थिति में पहुंचने से पहले उस पर काम कर लिया जाए, उसको फर्स्ट एड जो है वो पहुंचा लिया जाए या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा लिया जाए। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 28वां का आंसर देखिए। 28वां में क्या बोला गया है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो कोमा के लिए यहाँ पर उत्तरदायित्व होता है, तो कोमा का मतलब ये होता है कि सेंसलेस हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, पूरी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं कोमा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह से हमने पहला मॉड्यूल जो होता है जिसमें चैप्टर 1 सेफ्टी प्रैक्टिस और हैंड टूल्स, उसके न्यूमेरिकल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आने वाले क्लास में, आने वाले वीडियोस में मैं आने वाले वीडियोस में अपकमिंग जो भी टॉपिक्स है उसके वीडियो में कवर करूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।